हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मात पिता है आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता हैं आप कर्म के दाता हैं। आप आते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हैं। आप ही भाग्य विधाता हैं। मन को योगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग भाई। की हाल चाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को बलवान प्रभु। निर्बल को भगवान बना दो, मूर्ख को भगवान प्रभु। सिंह वीरान कदो वरदान कदो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महादानी हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली बढ़िया है? गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मछली करूं, लेखन सब बन गए राय। सब धरती कागज करूं और गुरु बिन खाना। वेरी गुड इवनिंग भाई। की हाल चाल? चलो बहुत बढ़िया ही होना चाहिए। गुड इवनिंग मेरे यारों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दीपक सर जी। बढ़िया सर जी, आप बताओ कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूं, तुम बताओ कैसे हो? सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो और बताओ जेनजी वालों, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग प्रीत, गुड इवनिंग केम छो माजामा सीए विद श्रेया, कोमल, दीपक, मनसवी, साक्षी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, परसों मेरी एक मैराथन है मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे इनकम टैक्स की। तो जिन बच्चों के भी सितंबर में एग्जाम है ना या जनवरी में एग्जाम है, तो वो सारे के सारे बच्चे वो मैराथन देख सकते हैं।
7 घंटे की मैराथन है, तो सारे के सारे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मैं दोबारा बोलूंगा, सारे के सारे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। वो मैराथन में सारे के सारे प्रोविजन, टोटल 8 चैप्टर हम कवर करेंगे। 8 चैप्टर के सभी प्रोविजन में रिकॉल करने की कोशिश करूंगा इनकम टैक्स की एज। ठीक है ना। तो सारे बच्चे परसों सुबह 9 बजे मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल के ऊपर पहुंच जाना, जो वीजी स्टडी हब के नाम से है। तो आपके इनकम टैक्स की रिवीजन भी वहां से हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जी, यूट्यूब पे लाइव होगी जी, बिल्कुल यूट्यूब पे लाइव होगी संडे को। ठीक है ना। अगर संडे को कोई क्लास नहीं है आपकी, अगर कोई संडे को क्लास है तो फिर बाद में देख लेना जी। ठीक है, वो मैं क्लास फिर जब रिकॉर्ड हो जाएगी ना तो मैं यूट्यूब पर अपलोड भी करूंगा, बट कोशिश करना लाइव देख लेना तो अच्छी बात है जी। नहीं, वो मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर होगी, उसको मैं रिकॉर्डेड जो होगी रिकॉर्डेड मैं यहां पे डालूंगा, रिकॉर्डेड मैं यहां पे डालूंगा, उसको आप बाद में भी देख सकते हो, बट कोशिश करना लाइव ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। टाइमिंग सुबह 9 बजे, टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके 7 घंटे आप काउंट कर लो, तो होपफुली 3 4 5 बजे तक हमारी क्लास चलेगी जी। ठीक है, उसमें चैप्टर हम कौन कौन से कवर करेंगे? एक तो टैक्स रेट वाला चैप्टर हम कवर करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर हम कवर करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, रिटर्न ऑफ इनकम, फिर एडवांस टैक्स वाला चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर और सैलरी का चैप्टर हम कवर करेंगे परक्यूजिट तक। मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट उसमें हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेरा भी रेगुलर बैच चल रहा है ना, तो जितना उसमें मेरा हो चुका है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो सारी रिवीजन मैं परसों वाले टाइम पे करवा दूं जी। टाइमिंग सुबह 9 बजे। हाँ, लिंक मैं भेज दूंगा जी, यूट्यूब का लिंक मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, तो सारे बच्चे उसको पहले तो लाइक कर देना और सबके साथ में शेयर कर देना। ठीक है। कितने दिन क्या चलेगी नालायक? एक दिन मैराथन है वो, 7 घंटे की मैराथन है वो, कितने दिन चलेगी नालायक। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ और सबके साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, सबके साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। अच्छा, अब एक तो आज वाली क्लास में आपको मैंने होमवर्क दिया था ना मेरे ख्याल से, एक तो मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन आपने घर से करके आना है, किया आपने ये वाला क्वेश्चन घर से? ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था, ये वाला क्वेश्चन बताना मेरे को, जल्दी बताओ। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था नहीं दिया था? पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने दिया था नहीं दिया था। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था नहीं दिया था? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था? ओके, आपसे हो गया क्या? ये क्वेश्चन आपसे हो गया? विद प्रेजेंटेशन किया? विद प्रेजेंटेशन पक्का ना? करने में कितना टाइम लगा? इसको करने में कितना टाइम लगा? इजी तो था, मुझे भी पता है इजी था, कितना टाइम लगा ये बताओ? नहीं दिया था? दिया था भाई, कैसी बात कर रहे हो? ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, कैसी बात कर रहे हो? बच्चा कह रहा है 4A दिया था। बेटे 4A दिया था, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क दिया था। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। 15 मिनट लगे जी, 20 मिनट लगे, मतलब वही 20 से 25 मिनट लग रहे हैं जी। तो जिनको नहीं पता मैंने होमवर्क दिया था ना, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, वैसे एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। 20 से 25 मिनट में कोशिश करना, ये वाला क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा वैसे। ठीक है, देखो सारे बच्चों ने किया है, नालायकों ने जो कह रहे हैं नहीं दिया था नहीं दिया था, सबको मैंने सबको यहां पे दिया था। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। अच्छा, आपको फिर इसके अलावा ना मैंने 2 चैप्टर और पढ़ने को दिए थे। एक तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला चैप्टर मैंने ये पढ़ने को दिया था, और दूसरा चैप्टर मैंने रजिस्ट्रेशन वाला ये मैंने रिवाइज करने को दिया था जी। सर इसमें एक बार कार वाला पॉइंट बता दो एक बार। बिल्कुल बता देते हैं जी। कार वाला पॉइंट कौन से वाला? अच्छा, ये वाला कार वाला पॉइंट, ठीक है जी। तो ये वाला कार वाला पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ जी, एक बार कार वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बार चेक करना कार वाला पॉइंट है क्या, पहले वो देख लो। तो वो कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स of arranging and filing document, the accountant of Ashima Limited observed that an invoice for the 30,000 excluding tax dated 2 दिसंबर 2024, ये इनवॉइस जो है वो 2 दिसंबर 2024 का है, was omitted to be recorded in the books of accounts and no payment was made against the same till the end of January 25, मतलब जनवरी 25 तक इसकी कोई पेमेंट भी नहीं आई। This invoice was issued by Mr. Shuhas of Patna, from whom Ashima Limited had
टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस, इनवॉइस इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। पहले तो एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे मेरे को आंसर देना। याद है रिवर्स चार्ज वाली एंट्री, रिवर्स चार्ज वाली एंट्री में लिखा था रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। अगर आपको याद आ रहा हो, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। मतलब वहां पर ये लिखा था कि अगर कोई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर मान लो बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस देता है तो उस पे ये बॉडी कॉर्पोरेट जो होगा वो जीएसटी पे करेगा। अब चेक करो, यहां पे सर्विस ली किसने है? कंपनी ने ली है। कंपनी कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। और देने वाला कौन है? देने वाला अगर आप यहां पे चेक करोगे मिस्टर सुहास, दैट इज नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में रिवर्स चार्ज है। उस केस में रिवर्स चार्ज है तो जीएसटी कौन पे करेगा? कंपनी यहां पे जीएसटी पे करेगी। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें जो ये क्वेश्चन दे रखा है वो किस मंथ का दे रखा है? जनवरी के महीने का दे रखा है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें जनवरी में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अब एक बात मेरे को बताओ, इनवॉइस यहां पे इशू किया 2 दिसंबर 2024 को इनवॉइस इशू किया। अब अगर 2 दिसंबर 2024 को इनवॉइस इशू किया तो याद करो मैंने कहा था कि अगर पेमेंट इसके 60 दिन के अंदर अंदर आ गई तो पेमेंट पीओटी है, और अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आई तो 61st डे हमारा पीओटी है। ये मैंने आपको बताया था ना, अगर पेमेंट 60 दिन में आ गई तो पेमेंट पीओटी है, नहीं आई तो 61st डे पीओटी है। अब अगर 2 दिसंबर है तो 60 दिन खत्म कहां पे हो रहे हैं? अगर 2 दिसंबर है 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, ये 8 दिन हो गए। तो 8 दिन तो ये हो गए, 21 दिन आपके दिसंबर में और बनेंगे क्योंकि 31 का महीना होता है, तो 21 दिन यहां पे और हो गए। तो 21 और 8 29 दिन आपके दिसंबर में हो गए, 29 दिन आपके दिसंबर में हो गए। फिर जनवरी में आपके 31 दिन हो गए, तो 31 और 29 कितने दिन हो गए? 60 दिन हो गए। तो 31 जनवरी को मेरे 60 दिन हो रहे हैं, तो 31 जनवरी तक अगर पेमेंट आ जाती तो पेमेंट मेरा पीओटी बन जाता। अब उसने बोला कि भैया जनवरी के एंड तक पेमेंट आई नहीं। अब जब जनवरी के एंड तक पेमेंट नहीं आई तो मतलब 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं आई, तो अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आई तो उसे अगला दिन क्या बनेगा? 1 फरवरी बनेगा। तो अगर 1 फरवरी पीओटी बनेगा तो जीएसटी भी कब देना होगा? फरवरी में जीएसटी। तो बातें तो फरवरी के अंदर होंगी ना, और ये कौन सा महीने की बात कर रहे हैं? जनवरी। तो जनवरी में तो इस पे जीएसटी की बात ही नहीं होगी जी। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, मैं आपसे उम्मीद कर रहा था इस पॉइंट का क्वेश्चन पूछने की, तो एक बच्चे ने पूछा, बहुत बढ़िया पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि नॉर्मली बच्चा इस पे जीएसटी निकाल के आ जाता है और फिर बच्चा जब आंसर देखता है तो बच्चा कहता है आंसर में तो इस पे जीएसटी दिया नहीं हुआ, तो फिर वो चेक करता है आंसर में क्या रीजन लिखा है, उसको रीजन पढ़ने नहीं पड़ता। तो भैया ये रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, ये रिवर्स चार्ज के पीओटी की बात हो रही है, और पीओटी फरवरी में जा रहा है और बात कर रहे हैं जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इट मींस यहां पे हमें जनवरी के महीने में कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अरे हर्षिता मेरे नालायक बच्चे, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल पे रिवर्स चार्ज लगता है, इतनी बात तो क्लियर है। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स चार्ज का पीओटी कैसे निकलता है? इनवॉइस की डेट के 60 दिन में पेमेंट आ गई तो पेमेंट पीओटी, नहीं आई तो 61st डे। अब यहां पे ये रिवर्स चार्ज वाला केस है, इनवॉइस कब इशू किया? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से 60 दिन कहां पे खत्म हो रहे हैं? यहां पे 60 दिन खत्म हो रहे हैं 31 जनवरी को। तो अगर वो 31 जनवरी को 60 दिन खत्म हो रहे हैं तो उसने बोला जनवरी एंड तक पेमेंट नहीं आई, तो मतलब 60 दिन में पेमेंट नहीं आई, तो पेमेंट 60 दिन में नहीं आई तो पीओटी क्या बनेगा? 61st डे। वो क्या होगा? 1 फरवरी। 1 फरवरी अगला महीना है, तो भैया अगले महीने जीएसटी की बात करोगे ना, जनवरी के महीने में थोड़ा करोगे। तो जनवरी के महीने में तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी, और ये कैलकुलेशन जो करनी है वो जनवरी के महीने की करनी है, इसलिए इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का जी। बाकी मैं उम्मीद करके ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुमने घर से कर लिया। मैं एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुमने घर से कर लिया, नहीं किया तो आज फिर ट्राई कर लेना, नहीं किया आज फिर ट्राई कर लेना। अगर कोई डाउट है इसके आंसर इसके पीछे ही दिया हुए हैं, और ये पीडीएफ मैंने उस लिंक के अंदर डाला हुआ है। नहीं हो रहा तो मुझसे डाउट कल पूछ लेना, बट कर लेना, ठीक है ना, कर लेना। डन, लॉक कर दे। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। तो ये क्वेश्चन तो वैल्यूएशन वाला हो गया था, हाँ अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आओ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं जी।
ये क्वेश्चन जो है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का है। कह रहा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इंडिपेंडेंट केसेस, अब वो कह रहा है सप्लायर, ध्यान से देखना जी, सप्लायर इनवॉइस गुड्स, सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज basis to Saroj and Company 30 days from the date of issuance of invoice elapsed on 3 जून 3। तो मतलब यहाँ पे 30 ये जो खत्म हो रहे हैं तो वो दिन जो बन रहा है वो हमारा 3 जून बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इनवॉइस की डेट क्या है, 4 मई है, ठीक है। रिसीव कब किया गुड्स, 12 मई को। पेमेंट कब हुई है, 30 मई को। पहली बात, क्या गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं? क्या गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं? पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं? फटाफट से बताओ, क्या गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं? फटाफट से बताओ जी मेरे को, जल्दी बोलो, क्या गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं? यस या नो? करते हैं, करते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में नहीं करते बेटे, रिवर्स चार्ज में तो करते हैं। हाँ बोलो, हाँ रिवर्स चार्ज में तो करते हैं। और ये बात रिवर्स चार्ज की हो रही है, ये बात जो है यहां पे रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। यहां पे जो ये बात हो रही है ना, रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। अब बच्चा कहता है सर कैसे पता आपको रिवर्स चार्ज की बात हो रही है? साफ साफ लिखा है रिवर्स चार्ज। तो अगर रिवर्स चार्ज की बात हो रही है तो रिवर्स चार्ज वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं, तो मतलब यहां पर हमें पेमेंट की डेट कंसीडर करनी है। अब एक बार मेरे को बताना, रिवर्स चार्ज वाले केस में पीओटी क्या होता है बताओ? रिवर्स चार्ज वाले केस में पीओटी होता है जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया, पहला दिन, तो गुड्स रिसीव किया 12 मई, जिस दिन पेमेंट आई वो दिन 30 मई, तो जिस दिन गुड्स रिसीव किया 12 मई, जिस दिन पेमेंट आई 30 मई, और जहां इनवॉइस इशू किया वहां से 31st डे, तो वहां से 31st डे, तो वो कहीं जून में जाएगा, तो वो कहीं जून में जाएगा। तो अर्लियर क्या बनेगा, अर्लियर बनेगा 12 मई, तो यहां पर पीओटी जो बनेगा वो 12 मई बनेगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो यहां पर पीओटी जो बनेगा यहां पर 12 मई बनेगा। तो ये रिवर्स चार्ज वाला केस है, फॉरवर्ड चार्ज वाला केस नहीं है, बस ये पर ध्यान देना, ये रिवर्स चार्ज वाला केस है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे सप्लायर इनवॉइस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज, अगेन रिवर्स चार्ज, यहां पे इशू किया 4 मई को, और 30 दिन जहां पे खत्म हो रहे हैं वो हमारा 3 जून यहां पे निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 3 जून। तो 3 जून को 30 दिन खत्म हो रहे हैं, उससे अगला दिन जो बनेगा, अगला दिन क्या मेरा बनेगा, 4 जून बनेगा। अगला दिन क्या बनेगा, 4 जून। अच्छा, फिर रिसीव कब कर रहे हैं गुड्स, 12 जून को। पेमेंट कब आई है, 3 जुलाई को। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो, यहां पे आपका 4 जून, 12 जून, 3 जुलाई, अर्लियर क्या बनेगा, 4 जून बनेगा। तो पीओटी जो मेरा बनेगा वो 4 जून बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। पीओटी जो मेरा बनेगा वो यहां पे 4 जून बनेगा, तो यहां पर हमारा पीओटी जो है वो 4 जून यहां पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। बताओ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसकी प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें भी लिखवा दूंगा, बट आंसर में कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का ना? तो गलती से ये मत कहना पेमेंट चेक नहीं करनी, करनी है, रिवर्स चार्ज वाले में करनी है, फॉरवर्ड चार्ज वाले में नहीं करनी। ये क्वेश्चन रिवर्स चार्ज का है, तो पेमेंट की डेट भी हमें कंसीडर करनी होगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन जो अगला आ रहा है, यहां पे आ जाओ जी। ये वाला क्वेश्चन हमारा आ गया जी, लो जी ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब एक बार सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर आओ फटाफट से जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर आओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले करेंगे, फिर इसकी प्रेजेंटेशन भी करेंगे, फिर इसकी प्रेजेंटेशन भी करेंगे। आओ जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो क्या कह रहा है? कह रहा है एवर शाइन प्राइवेट लिमिटेड। एवर शाइन प्राइवेट लिमिटेड मतलब एक कंपनी है, ए जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान। तो सप्लायर की लोकेशन जो है वो राजस्थान है, सप्लायर की लोकेशन जो है वो कहां पे है, राजस्थान है। is engaged in taxable supply of packaging goods and consultancy service. It provide following detail of various activity undertaken during the month of September 24। तो इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो सितंबर की दे रखी है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है जी? इंफॉर्मेशन में उसने दे रखा है यहां पे डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब देखो कितना दिमाग क्लियर हो गया।
जब उसने बोला डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब ये निकल के आ रहा है कि भैया इस पे जो अमाउंट आएगा उतना जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा, ये सारी की सारी मेरी सप्लाई आउटवर्ड है। चेक करो, हमने कई क्वेश्चन किए थे जहां पर हमें फाइंड आउट करना पड़ रहा था कि कौन सी सप्लाई आउटवर्ड है कौन सी इनवर्ड है। इसने यहां पे क्लियर बता दिया कि जो हम नीचे सप्लाई दे रहे हैं वो सारी की सारी आउटवर्ड है। सर इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन अबाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स देन व्हाट टू एज्यूम, पूरा वो क्वेश्चन देखते पता लग जाएगा। वैसे मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें देखते पता नहीं लगेगा, वो देखते तुम्हें फील हो जाएगा कि वो मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है। सर एक एमसीक्यूज 3 में देखो, एमसीक्यूज के डाउट ना अभी नहीं लूंगा क्योंकि मैं एमसीक्यूज सारे कराऊंगा अभी, जितने भी 8 मॉडल टेस्ट पेपर है ना इन सबके एमसीक्यूज करेंगे अभी हम, ये बात ध्यान देना। एमसीक्यूज को मैं इकट्ठे कराऊंगा, ठीक है ना, एमसीक्यूज जो हैं वो हम इकट्ठे करेंगे, टेंशन मत लो उसकी। चलो अब यहां पे एक बार देखना, तो पहले आउटवर्ड सप्लाई, दिमाग में क्लैरिटी लेके चलना, आउटवर्ड सप्लाई है। अब वो कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स है 18 लाख रुपए टू वैधी एंटरप्राइजेस ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ उदयपुर राजस्थान, ठीक है उदयपुर राजस्थान, तो ये भी उदयपुर राजस्थान का है। फर्दर रिसीव 50,000 फ्रॉम वैधी एंटरप्राइज टुवर्ड्स फ्रेट चार्जेस एज एग्री टू डिलीवर द गुड्स एट वैधी एंटरप्राइज प्रीमाइसेस व्हिच वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव वैल्यू। तो भैया अगर ऊपर वाली वैल्यू में इंक्लूड नहीं है तो ऐड करो ना, ऊपर वाली वैल्यू में इंक्लूड नहीं है तो ऐड करो ना। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू में इंक्लूड नहीं है ऐड करेंगे तो वैल्यू 18.5 लाख रुपए की बनेगी। तो 18.5 लाख रुपए की वैल्यू पर हम यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि वो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है रंगा साहब, वो आईजीएसटी एक्ट के हैं, जो 12 और 13 बात करो ना प्लेस ऑफ सप्लाई के, वो आईजीएसटी एक्ट के हैं। अब अगले पॉइंट पर आओ, फिर वो कह रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 35 लाख रुपए टू कैलसी एक्जिम ए रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फर्दर द अमाउंट ऑफ 60,000 पे चार्ज सेपरेटली नॉट इंक्लूडेड इन अबव फ्रॉम कैलसी एक्जिम ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। याद है म्युनिसिपल टैक्स को भी हम वैल्यू में ऐड करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स को भी हम वैल्यू में ऐड करते हैं। अब जब म्युनिसिपल टैक्स को भी वैल्यू में ऐड करते हैं तो म्युनिसिपल टैक्स वैल्यू में ऐड होगा तो 35 लाख प्लस में 60,000, तो 35 लाख 60,000। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि वो राजस्थान में है ये उत्तर प्रदेश में है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहां पर 35 लाख 60,000 पे आईजीएसटी एप्लीकेबल कर देना। क्लियर है, तो यहां पे हम आईजीएसटी लिख देंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सनशाइन लिमिटेड ए रजिस्टर्ड पर्सन इन द जोधपुर राजस्थान, ये भी कहां पे है, जोधपुर राजस्थान। बिफोर डिस्काउंट वर्थ 6 लाख रुपए और डिस्काउंट 30,000 रुपए का है एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो भैया प्री सप्लाई डिस्काउंट है, अगर प्री सप्लाई डिस्काउंट है तो इनवॉइस के अंदर मेंशन है, तो 6 लाख में से 30,000 पे गए 5,70,000, तो 5,70,000 इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 5,70,000 पे लग जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है। आप देख रहे हो वैल्यूएशन भी बीच में मिक्स कर रहा है, आप समझ रहे हो, मतलब वैल्यूएशन की भी मिक्सिंग कर रहा है बीच में। आप चेक करो ये सारी बातें हमने वैल्यूएशन में की थी ना, तो वैल्यूएशन भी बीच में घुसा दिया उसने, आईटीसी भी बीच में आ गया और पेमेंट वाला चैप्टर भी आ गया। तो यहां पर 5,70,000 पे इंट्रा स्टेट सप्लाई आ गया जी। क्लियर है, इसको लॉक करें। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, वो कह रहा है इट डिलीवर द गुड्स वर्थ ₹2 लाख टू जीवन सॉल्यूशन ए रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड एट बीकानेर राजस्थान ऑन द डायरेक्शन ऑफ रघु एंटरप्राइज ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंड टैक्स इनवॉइस वाज इशूड बाय एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड टू रघु एंटरप्राइज मुंबई महाराष्ट्र। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दे देना, बिल टू शिप टू, हाँ नहीं बिल टू शिप टू। अब यहां पे डायरेक्शन मेरे को बताओ, डायरेक्शन किसने दी है जी, डायरेक्शन किसने दी है, डायरेक्शन दी है रघु एंटरप्राइज ने। याद है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जिसने डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन किसने दी है, रघु ने। रघु कहां का है, मुंबई महाराष्ट्र, सामान राजस्थान में ही जा रहा है, सामान राजस्थान में ही जा रहा है, बट बिल टू शिफ्ट वाले केस में जिसने डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन दी मुंबई महाराष्ट्र और वो राजस्थान का है, तो इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा, तो ये आईजीएसटी यहां पे एप्लीकेबल होगा। तो 2 लाख रुपए के ऊपर यहां पे आईजीएसटी एप्लीकेबल कर देना, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, तो 2 लाख रुपए के ऊपर यहां पे आईजीएसटी जो है वो एप्लीकेबल कर दोगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है जी, मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी।
पक्का पक्का। चलो तो आउटवर्ड सप्लाई हमारी सारी खत्म हो गई, सारा हमने यहाँ पे जीएसटी निकाल लिया। अब बस हमें रेट लगाने हैं, रेट लगाओगे तो जीएसटी निकल के आ जाएगा, तो टोटल ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी हमारी निकल के आ जाएगी जी। डन। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब वो कह रहा है डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। अब वो डिटेल हमें दे रहा है इनवर्ड सप्लाई की। अच्छा, इनवर्ड सप्लाई से हमें क्या मिलेगा? इनवर्ड सप्लाई से मिलेगा आईटीसी। इनवर्ड सप्लाई से क्या मिलेगा? आईटीसी। अब यहां पे एक बार चेक करना, इसने आईटीसी का ना ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करोगे? आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस लिख लोगे, ठीक है ना। आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिख लोगे। आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिख लोगे तो पहला यहां पे 20,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, 75,000 रुपए है। तो पहले आपने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, फिर ओपनिंग बैलेंस के बाद जो जो आईटीसी मिलेगा इसमें जोड़ते रहोगे जी। अब एक बार चेक करना, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? परचेज किया आपने रॉ मटेरियल गुड्स है 20 लाख रुपए का फ्रॉम पीके ओवर लिमिटेड, ए जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड कानपुर उत्तर प्रदेश। गुड्स वर्थ 1 लाख रुपए आउट ऑफ टोटल परचेज वर नॉट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दो। 1 लाख रुपए का सामान मुझे रिसीव ही नहीं हुआ। अब जब 1 लाख रुपए का सामान मुझे रिसीव ही नहीं हुआ तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या उसको आपको आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। भाई याद करो, सेक्शन नंबर 16(2) में कंडीशन थी कि सामान रिसीव होना जरूरी है। अब 20 लाख में से 1 लाख का सामान मुझे मिला ही नहीं है। जब 20 लाख में से 1 लाख का सामान मुझे नहीं मिला, 19 लाख का सामान मिला, तो 19 लाख के बेस पे ही तो मुझे आईटीसी मिलेगा। और किसका मिलेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट परचेज है तो आईजीएसटी का क्रेडिट मुझे मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। 19 लाख का आईटीसी अलाउड नहीं होगा, 19 लाख पे निकालना पड़ेगा, जीएसटी का रेट लगाना पड़ेगा, आईजीएसटी मुझे मिल जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो, फिर परचेज आपने किया मशीनरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्थ ₹2 लाख रुपए, ठीक है। कहां से की है? फ्रॉम एमपीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड बेंगलुरु कर्नाटका। कंपनी हैज क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन फुल वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडिंग द जीएसटी कंपोनेंट। काम ही खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया भाई साहब। हेलो, ओए ओए हेलो, बताओ, याद करो वो वाला पॉइंट जी। सारे के सारे बच्चे याद करो क्या कहना चाह रहा हूं, जल्दी बोलो, याद करो। हेलो, याद करो क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने याद है सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 3, अगर आपने टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी, क्योंकि दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा, या तो आईटीसी क्लेम करो या डेप्रिसिएशन क्लेम करो। अगर डेप्रिसिएशन क्लेम की है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर आईटीसी क्लेम की है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अबे डिप्रेशन नहीं, नालायक, तुम्हारे वर्ड में डिप्रेशन इतना चढ़ गया ना, डेप्रिसिएशन को भी डिप्रेशन लिख रहा है बच्चा, नालायक। डेप्रिसिएशन, अगले पॉइंट पर आओ जी। तो इसका मुझे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा जी, इसका मुझे कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है परचेज आपने किया ट्रक, आपने ट्रक परचेज किया, ट्रक, तो ट्रक वाले केस में तो आईटीसी मिल जाता है जी। ट्रक परचेज किया 15 लाख रुपए का फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट अजमेर राजस्थान इंट्रा स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स गुड्स, और जीएसटी का रेट जो है वो ट्रक पे 14% है, आईजीएसटी 28 है। आपने कोई भी डेप्रिसिएशन जो है उस पर क्लेम नहीं किया तो आईटीसी क्लेम कर लो, आईटीसी क्लेम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 15 लाख रुपए का 14% निकाल लो, तो 15 लाख रुपए का 14%, 15 लाख का 14%, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो यहां पे निकल के आ जाएगा, उतने का आपको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। तो अगर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आगे देखो, फिर आपने क्या किया, आपने गाड़ी परचेस की है, गाड़ी का तो भाई साहब आईटीसी मिलता ही नहीं है, गाड़ी का तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो गाड़ी का तो आईटीसी निकाल ही दो ना, गाड़ी का तो आईटीसी है ही नहीं। तो परचेस कार हैविंग सीटिंग कैपेसिटी 7 पर्सन, ठीक है, कॉस्टिंग 10 लाख रुपए की है, फ्रॉम दिस कंपनी, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है राजस्थान का, ऑफिशियल पर्पस के लिए कुछ भी कहता रहे, गाड़ी का तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, ठीक है जी। गाड़ी का तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो अगर गाड़ी का आईटीसी मिलता ही नहीं है उस केस में आईटीसी हटा दो, क्योंकि गाड़ी पर आईटीसी ब्लॉक है अंडर सेक्शन 17(5), और जहां पे गाड़ी का आईटीसी मिलता है ये पॉइंट उस केस में कवर ही नहीं है जी। ना तो इसका गाड़ियों का बिजनेस है, ना ड्राइविंग स्कूल वाला है, और ना ही पैसेंजर और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहा है, तो कहीं पर भी यूज नहीं कर रहा, तो गाड़ी का आईटीसी आपको मिलेगा ही नहीं। बस ये पर ध्यान दो। अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है परचेज आपने गुड्स किया
तो परचेज गुड्स वर्थ ₹5,00,000 फ्रॉम डीईएफ बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ जयपुर राजस्थान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफ एवर्सन प्राइवेट लिमिटेड द अमाउंट हैज बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगेन फिर आईटीसी नहीं मिलेगा जी। अगर सीटिंग कैपेसिटी बेटे 13 से ऊपर होगी तब मिलेगा ना, 13 तक पे तो मिलता नहीं है ना। अब इस वाले केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा, बताओ यार। कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, बिल्डिंग की बात चल रही है, खर्चा कैपिटलाइज कर दिया, तो यहां पर भी आईटीसी आपका ब्लॉक है, यहां पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब बताओ, क्वेश्चन की जान ही खत्म हो गई। कह रहा है नेट जीएसटी निकाल दो, उसने पक्का यही मांगा होगा, मुझे पता है यही मांगेगा वो। देखो नेट जीएसटी पेबल बता दो, 10 नंबर में क्वेश्चन है जी। 10 नंबर के अंदर क्वेश्चन आया है कि नेट जीएसटी पेबल बताओ, नेट जीएसटी पेबल कितना आएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? तो दिमाग में क्लैरिटी हो गई। एक तरफ आउटवर्ड सप्लाई है, एक तरफ इनवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड में से इनवर्ड को माइनस करके नेट जीएसटी पेमेंट यहां पे निकल के आ जाएगी जी। हाँ, रिपेयर का भी तब मिलता है अगर खर्चा कैपिटलाइज ना किया हो। अगर रिपेयर वाला खर्चा भी कैपिटलाइज कर दिया ना तो रिपेयर का भी नहीं मिलता, बस ये पर ध्यान तुझे। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। सर इसमें पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बेटे। पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट पता क्या होता है? पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट किसे कहते हो आप? जो आईजीएसटी को यूज करते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी को यूज करते हैं फर्स्ट सीजीएसटी और देन आईजीएसटी। ये कॉन्सेप्ट किसमें है? ये पेमेंट ऑफ जीएसटी में ही तो है। इसको पेमेंट ऑफ जीएसटी कहते हैं। आईजीएसटी जो जीएसटी का यूटिलाइजेशन है ना, वो पेमेंट के चैप्टर में ही है, सेक्शन नंबर 49 के अंदर। तो सेक्शन 49 जो है वो पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला ही है। सर कमर्शियल व्हीकल पर तो मिल जाता है अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा की है, या अगर गुड्स व्हीकल है उस वाले केस के अंदर मिल जाता है जी। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन यहां पे और है, यहां पे ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी अमेंडमेंट बेस है जी। ये क्वेश्चन भी अमेंडमेंट बेस है, ये क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस है और मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन तुम पक्का पक्का गलत करोगे। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं ये तुम गलत करोगे जी, तुम्हें अभी बता रहा हूं ये गलत करोगे जी। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद ना अब एक क्वेश्चन बस हमारा बचेगा, एक क्वेश्चन हमारा बचेगा। मैं आपको दिखा देता हूं जी कौन सा क्वेश्चन हमारा बचेगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा बचेगा जी, लास्ट ये वाला क्वेश्चन बचेगा जी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी पहले मैं आपको थोड़ा रीड करवा दूं। ये आपका होमवर्क है, ये आपका ना होमवर्क है जो आपने विद प्रेजेंटेशन घर से सोल्व करना है। और अगेन फिर चेक करना है टाइम कितना लग रहा है जी, फिर चेक करना है टाइम कितना लग रहा है। देखो इसके अंदर भी यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बताया है, ये आउटवर्ड सप्लाई है। फिर यहाँ पर प्रोवाइडेड सर्विस, अगेन आउटवर्ड सप्लाई है। यहाँ पे गुड्स परचेज, इनवर्ड सप्लाई है। यहाँ पे सोल्ड, आउटवर्ड सप्लाई है। प्रोवाइडेड सर्विस, आउटवर्ड सप्लाई है, ये भी आउटवर्ड सप्लाई है। अमाउंट रिसीट ऑफ इंट्रा स्टेट सर्विस, ये आपने सर्विस रिसीव की है, इनवर्ड सप्लाई है। परचेज, इनवर्ड सप्लाई है। तो परचेज वाले केस में इनवर्ड सप्लाई, ये मॉडल टेस्ट क्वेश्चन है 8 है जी, ये 8 है। पेज नंबर बोल देता हूं, पेज नंबर जो है इसका पेज नंबर 287 है जी, पेज नंबर 287 है। मॉडल टेस्ट पेपर 8 है, मतलब एमटीपी 8 उसका ये वाला क्वेश्चन है जी। ठीक है, उसका पेज नंबर 287 पे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो 10 नंबर का होता है ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो आउटवर्ड सप्लाई से जीएसटी निकाल दोगे, इनवर्ड सप्लाई से आईटीसी निकाल दोगे, 3 टेबल में क्वेश्चन बनेगा। अब मेरे को लग रहा है कि अब तो तुम्हें टेबल भी याद होगी, अब तुम्हें इन क्वेश्चन की टेबल भी याद होगी। 3 टेबल बननी है बस, ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, आईटीसी और नेट जीएसटी पेमेंट। और ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी जब तुम निकालोगे उसमें 2 पार्ट बनने हैं, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। 2 पार्ट क्यों बनने हैं? क्योंकि आईटीसी को फॉरवर्ड चार्ज में हम यूज करेंगे। ठीक है ना, आईटीसी को फॉरवर्ड चार्ज में हम यूज करेंगे, तो आईटीसी को फॉरवर्ड चार्ज में हम यूज करेंगे, इसलिए रिवर्स चार्ज को हम अलग लिखते हैं, क्योंकि आईटीसी को रिवर्स चार्ज की पेमेंट में यूज नहीं करेंगे, रिवर्स चार्ज वाला हम कैश में करते हैं जी। उम्मीद कर सकता हूं ये आप कर लोगे, पक्का पक्का ना? अगर आप ये कर लोगे तो फिर हमारे ये 3 चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे, आईटीसी, पेमेंट और टाइम ऑफ सप्लाई वाला। ठीक है, वैल्यूएशन वाला हम पहले ही कर चुके हैं, वैल्यूएशन वाला हम कर चुके हैं, और कौन सा कर चुके हैं वैल्यूएशन के साथ?
सप्लाई वाला चैप्टर हम कर चुके हैं, वैल्यूएशन सप्लाई, और चैप्टर कौन सा कर चुके हैं, वैल्यूएशन सप्लाई, और एक बेसिक वाला चैप्टर भी हमने कर लिया। तो वैल्यूएशन सप्लाई और बेसिक वाला चैप्टर, और कोई चैप्टर हमने किया है? बस यही किया ना हमने। तो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इसमें ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है भाई, इसमें आपको ओपनिंग, हाँ आरसीएम वाला भी कर चुके हैं, आरसीएम वाला भी कर चुके हैं, डन। इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, देखो यहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस भी आज से लिख लेना जी। बस मेरे ख्याल से और तो कोई क्वेश्चन इसमें बचा नहीं है आपका, नहीं, डन। तो आ जाओ अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना जी। अब ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट एक रूल नया इंसर्ट हुआ था इस केस में, रूल नंबर 88, तो उसमें अमेंडमेंट आई थी, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। अब जी क्वेश्चन ध्यान से देखना, कह रहे जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ, ध्यान से, जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 24 हैज बीन फाइल बाय अविशा लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड पर्सन विद इन द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब बाय द सीजीएसटी एक्ट 17 विच इज ऑन 20 फरवरी। मतलब कह रहा है जनवरी की डेट, हाँ नहीं वो कह रहा है जनवरी की डेट, ध्यान सुना, कह रहा है जनवरी की रिटर्न आपने टाइम पर फाइल कर दी, 20 फरवरी को आपने फाइल कर दी, जनवरी की रिटर्न आपने 20 फरवरी को फाइल कर दी, ठीक है। इट केम टू द नोटिस ऑफ द कंपनी द टैक्स ड्यू फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 24 हैज बीन पेड शॉर्ट बाय 16,000। आपने रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि आपने अपनी लाइबिलिटी गवर्नमेंट को शो कर दी कि आपकी लाइबिलिटी इतनी ही है, आपकी लाइबिलिटी इतनी ही है। बाद में पता लगा कि आपने 16,000 पे टैक्स कम पे कर दिया, शॉर्ट पेमेंट हो गई 16,000 पे। द शॉर्टफॉल ऑफ 16,000 हैज बीन पेड थ्रू कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 20 मार्च। फिर आपने क्या किया, शॉर्टफॉल जो है अगले महीने की रिटर्न में आपने पे कर दिया 16,000 पे कैश लेजर और क्रेडिट लेजर को यूज करके। कैश लेजर में 12,000 पे थे, आपने 12,000 वहां से ले लिए, 4,000 पे क्रेडिट लेजर से ले लिए, तो 16,000 रुपए की पेमेंट आपने कर दी। Assume that electronic cash ledger and credit ledger carry sufficient balance for the above shortfall, मतलब इसके अंदर बैलेंस था। अब वो कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इफ एनी अंडर द सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल नंबर 88B ऑफ द सीजीएसटी। देखो रूल नंबर 88B ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017। फिर गिव द इफेक्टिव जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 24 हैज बीन फाइल बिलेटेडली ऑन 20 मार्च एंड ऑल अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम। आपको बताना है राउंड ऑफ करने के बाद नियरेस्ट रुपीज, भाई आपको लीप ईयर, अच्छा एज 2024 जो लीप ईयर है तो अकॉर्डिंगली आपने इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट करना है। अब बताओ यहां पे करना क्या है। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बस मैं आपसे एक बार जानना चाहता हूं कि मुद्दा यह है कि इसमें हमें दो आंसर निकालने हैं, हमें यह डिस्कस करना है कि दोनों पे जो इंटरेस्ट है वो किस वैल्यू पर हमें लगाना है, बस हमें यहां पर यह डिस्कस करना है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले वाले केस में आपने रिटर्न टाइम पर फाइल की थी, पहले वाले केस में रिटर्न आपने टाइम पर फाइल की थी, पहले वाले केस में रिटर्न टाइम पर फाइल कर दी, बट आपने 16,000 रुपए की शॉर्ट पेमेंट की है। अब 16,000 रुपए की पेमेंट करने के लिए 12,000 रुपए आपने कैश में दिए, 4,000 रुपए आपके पास आईटीसी बचा था। अब मुद्दा यह है कि रिटर्न आपने टाइम से फाइल कर दी है, उसमें टैक्स आपने कम पे किया 16,000 रुपए का। दूसरे केस में क्या कि आपने रिटर्न ही लेट फाइल की है, आपने रिटर्न ही लेट फाइल की है, आपने जनवरी की रिटर्न, फरवरी की जब रिटर्न फाइल होती है मार्च में तब आपने रिटर्न फाइल की है, तो दूसरे वाले केस में रिटर्न आपने लेट फाइल की है। तो जब लेट फाइल की तो उस टाइम पर आपने सारा टैक्स पे कर दिया। पहले वाले केस में क्या, रिटर्न टाइम पर फाइल की है बट 16,000 पे अपने शॉर्ट पेमेंट की है। क्वेश्चन पता क्या है, क्वेश्चन बस ये है कि इंटरेस्ट लगेगा, ये बात तो कंफर्म है, 18% पर एनम से लगेगा, ये बात भी कंफर्म है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। टाइम मैं निकाल के बता दूंगा, टाइम 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक, 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक पहले वाले केस में लगेगा, ये भी कंफर्म। वैल्यू मेरा क्वेश्चन है, वैल्यू मेरा क्वेश्चन है, हाँ नहीं वैल्यू मेरा क्वेश्चन है, वैल्यू
जल्दी बताओ, वैल्यू मेरा क्वेश्चन है, वैल्यू किस पे लगेगा जी? मतलब पहले में 16,000 पे लगेगा या 12,000 पे, मतलब 4,000 पे क्रेडिट माइनस करने के बाद 12,000 पे लगेगा जी? तो 16 पे लगेगा या 12 पे लगेगा? पहले वाले केस की बात करते हैं। पहले वाले केस के अंदर बताओ 16 पर लगेगा या 12 पर लगेगा? जल्दी बताओ, 16 पे लगेगा या 12 पे लगेगा? फटाफट से बोलो जी। मैं पहले वाले केस की बात कर रहा हूं। पहले वाले केस में 16 पे लगेगा या 12 पे लगेगा, उसमें कोई बता दो जी। हाँ नहीं, 16 पे लगेगा, 12 पे लगेगा? 16,000 पे लगेगा, 12 पे नहीं लगेगा। जो बच्चे 12 कह रहे हैं ना, वो पता है क्यों कह रहे हैं? सर आपने क्लास में डायग्राम बनवाया था, उसमें तो आपने कहा था कि गवर्नमेंट का नोटिस आने से पहले अगर पेमेंट कर देंगे तो नेट पे लगता है, नहीं करेंगे तो ग्रोस पे लगता है। बेटे उसमें क्या बात थी? उसमें थी नोटिस। यहाँ पे नोटिस थोड़ा है गवर्नमेंट का, यहाँ पे अभी नोटिस थोड़ा है गवर्नमेंट का, ये नोटिस की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो गवर्नमेंट, सुनो ध्यान से, गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है? गवर्नमेंट कह रही भाई तूने रिटर्न भर दी, रिटर्न भर दी मतलब तूने अपनी लाइबिलिटी हमें शो कर दी। तो तूने अपनी लाइबिलिटी हमें शो कर दी ना कि भाई तेरी लाइबिलिटी इतनी थी, उसके बाद तेरे 16,000 रुपए की कम पेमेंट आ रही है, तो एक तरह से तूने 16 के 16,000 रुपए हमारे मार लिए थे तूने हमारे 16,000 रुपए, क्योंकि जब तूने लाइबिलिटी शो कर दी तो हमारे अकॉर्डिंग तेरी लाइबिलिटी उतनी थी। फिर शॉर्ट पेमेंट निकली 16,000 रुपए की, तो चाहे 4,000 रुपए तूने हमसे क्रेडिट लेना था, बट हम जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल करेंगे वो 16,000 पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो पहले वाले केस में जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो 16,000 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, 18% पर एनम से लगेगा, 21 फरवरी से 20 मार्च। अगर यहां पे आप दिन निकालोगे 21 फरवरी, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, क्योंकि लीप ईयर है ना, तो 5 और 9, 9 दिन तो ये हो गया 20 मार्च, तो 20 और 9 29 दिन का, तो 29 डिवाइड बाय 366, इतने दिन का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा पहले केस में। पहले वाले केस में इतने दिन का जो इंटरेस्ट है यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो फर्स्ट केस में। अब दूसरे केस में गवर्नमेंट कह रही है तूने रिटर्न लेट फाइल की है। अब तूने रिटर्न लेट फाइल की, तूने अपनी लाइबिलिटी शो नहीं की थी, तूने अपनी लाइबिलिटी जो है वो हमें शो ही नहीं की थी। अब जब लाइबिलिटी तूने शो ही नहीं की थी और तू इकट्ठी लाइबिलिटी हमें शो कर रहा है, तो उस टाइम आईटीसी यूज करने के बाद जो नेट शॉर्टफॉल होगा, मतलब 16 है ना, तो 16 में से आपने क्या कर दिया, 4,000 रुपए का आईटीसी है, तो 12,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 18% पर एनम से। अब यहां पे देख लो, यहां पे कितना डिले है जी, वही 29 डेज का। तो अगर मैं इस केस की बात करता हूं 29 डेज, तो 20 मार्च तक हमारा 29 डेज यहां पे निकल के आ रहा है, तो 29 डिवाइड बाय 366, तो 29 डिवाइड बाय 366, तो 12,000 रुपए के ऊपर जो अमाउंट आएगा इतने का इंटरेस्ट सेकंड वाले केस में एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कह रहा है यार गाबा सर आपको नहीं लग रहा ये गलत हो रहा है? मतलब पहले वाले केस में रिटर्न भी टाइम पर फाइल कर दी, इंटरेस्ट भी 16 पे लग रहा है, और दूसरे वाले केस में इंटरेस्ट भी मतलब मतलब रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी 12 पे लग रहा है। यार ये तो गलत है ना गाबा सर? आप समझो ना, मतलब जो बंदा रिटर्न टाइम पर फाइल कर रहा है, जो बंदा रिटर्न टाइम पर फाइल कर रहा है उस पे 16,000 का इंटरेस्ट, जो बंदा लेट रिटर्न फाइल कर रहा है उस पे 12,000 पे इंटरेस्ट। तो फिर तो कोई बंदा टाइम पर फाइल क्यों करेगा बताओ ना? फिर वो टाइम पर फाइल करके फायदा क्या हुआ? 16,000 पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, और यहां पर वो लेट फाइल करके बल्कि आईटीसी भी यूज कर रहा है, और 12,000 पे इंटरेस्ट। मेरे बच्चे 12,000 पे इंटरेस्ट है, लेट फीस नहीं लगेगी क्या? क्या हो गया? ऊपर वाले केस में लेट फीस थोड़ा लगेगी, ऊपर वाले केस में तो सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि रिटर्न तो सही टाइम पर है, और यहां पे लेट रिटर्न फाइल करने की लेट फीस, लेट रिटर्न फाइल करने की लेट फीस भी तो लगेगी पर डे के हिसाब से, जितने दिन डिले होगा उतने दिन की लेट फीस नहीं है क्या? अच्छा, हाँ अच्छा, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई साहब अगर मैं लेट रिटर्न फाइल करूंगा तो इंटरेस्ट मेरा 12 पे लग रहा है, तो क्यों ना मैं लेट फाइल करूं, तो बेटे लेट रिटर्न फाइल करने की लेट फीस भी होती है, ठीक है ना? ऊपर वाले केस में सर एक बार और बता दीजिए, इधर सुनो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, पहले आप सिंपल सी बात समझो, आपने पहले केस को समझो। पहले केस में क्या है, वो कह रहा है जनवरी के महीने की रिटर्न आपने 20 फरवरी को टाइम से फाइल कर दी,
जब 20 फरवरी को टाइम से फाइल कर दी तो आपने अपनी लाइबिलिटी शो कर दी कि मेरी लाइबिलिटी इतनी बनती है, यही हुआ। बाद में पता लगा कि 16,000 रुपए की आपने शॉर्ट पेमेंट की है। अब गवर्नमेंट करे तूने हमें रिटर्न भर दी थी, तूने हमें टैक्स पे कर दिया था, उसके बाद जितनी भी शॉर्ट पेमेंट निकलेगी तो उस पूरे वैल्यू पर हम इंटरेस्ट एप्लीकेबल करेंगे। आईटीसी माइनस करने के बाद नहीं, ग्रोस लाइबिलिटी पर, ग्रोस लाइबिलिटी पर हम इंटरेस्ट एप्लीकेबल करेंगे। तो 16,000 की शॉर्ट पेमेंट है, 18% का पर एनम इंटरेस्ट है, ठीक है। 20 फरवरी को पेमेंट करनी चाहिए थी, ये वाली नहीं की, तो 21 फरवरी से तूने पेमेंट की 20 मार्च को, तो 29 दिन का इंटरेस्ट यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ये पहला केस है, क्लियर। दूसरा केस, आपने जनवरी के रिटर्न 20 फरवरी को फाइल करनी थी, आपने फाइल नहीं की, आपने रिटर्न फाइल करने में ही डिले कर दिया। आपने ये रिटर्न फाइल की 20 मार्च को, तो आपने अपनी लाइबिलिटी तो शो ही नहीं की थी, आपने लाइबिलिटी शो ही नहीं की ना फरवरी में। आप तो लाइबिलिटी अब सारी शो करोगे 20 मार्च को। तो गवर्नमेंट ने कहा अभी तुझे लाइबिलिटी शो करनी है, तो अब इंटरेस्ट जो लगेगा वो 16,000 रुपए की जो शॉर्ट पेमेंट थी, 16 पे नहीं, उसमें 4,000 रुपए का तो तेरा आईटीसी ही पड़ा था, तो आईटीसी तेरा था, उसको यूज कर ले। तो 12,000 रुपए का जो कैश लेजर से तूने पेमेंट की है, उस 12,000 रुपए इंटरेस्ट लगेगा 18% और 29 दिन का इंटरेस्ट लगेगा जी, ठीक है। तो यहां पे 12 पे, वहां पे 16 पे, बस यहां पे इसके साथ में तेरे को लेट फीस भी देनी होगी, इसके साथ में तेरे को लेट फीस नहीं देनी होगी, क्योंकि वहां तूने रिटर्न टाइम से फाइल की थी। ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है बस, ठीक है। बट एक बात बताऊं, आपने अमेंडमेंट भी की थी, अभी अमेंडमेंट भी की थी, अगर आपको याद आ रहा हो, यहां पर अब एक अमेंडमेंट आ चुकी है सेक्शन 50 में। सेक्शन 50 के अंदर ये अमेंडमेंट आ चुकी है कि अगर रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले, अगर रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले तुम्हारे कैश लेजर में ऑलरेडी पैसा बचा हुआ था, भाई आपने फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न भर दी, आपने रिटर्न भर दी, अब आपके कैश लेजर में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ था रिटर्न फाइल करने से पहले, और आप पेमेंट करना भूल गए, तो अब उस अमाउंट पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, जो हमने अमेंडमेंट क्लास में किया भी था, क्लास में भी किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। भाई यहां पे आपको रिटर्न भरनी थी जनवरी की 20 फरवरी को, भरनी थी ना 20 फरवरी को, 20 फरवरी को आपने रिटर्न भर दी। अब उससे पहले अगर बैंक कैश लेजर में तुम्हारा बैलेंस बचा हुआ था, तुम उसको यूज करना भूल गए, पेमेंट करना भूल गए, तो गवर्नमेंट उस केस में कहती है कि अगर ऑलरेडी बैलेंस पहले था, तुमने बाद में नहीं जमा करा, अगर बाद में जमा कराओगे तो इंटरेस्ट लगेगा। अगर बैलेंस ऑलरेडी पहले से था, रिटर्न भरने से पहले से ही तुम्हारे कैश लेजर के अंदर बैलेंस था, अब वहां पे कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आई थी, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। तो अब यहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर उसने बोल दिया कि रिटर्न फाइलिंग से पहले तुम्हारे पास कैश लेजर के अंदर बैलेंस बचा है, बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है, तो अब उस अमाउंट पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर बैलेंस तुमने बाद में जमा कराया है तब इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का डन। चलो जी, तो ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। तो अब प्रेजेंटेशन, अच्छा आप सुनो ध्यान से, एक तो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन करवा देता हूं। ये वाला प्रेजेंटेशन तो आप खुद ट्राई करोगे, ये वाली चीज, क्योंकि इसकी मैं कई सारी प्रेजेंटेशन करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन की ना 3 टेबल बननी है, मैंने आपको क्वेश्चन तो करवा ही दिया। आउटवर्ड सप्लाई की टेबल, ग्रोस लायबिलिटी, इनवर्ड सप्लाई से आईटीसी वाली टेबल और नेट जीएसटी। अब मैं 2 प्रेजेंटेशन तुम्हें करा रहा हूं जी। हाँ उसमें भी नेट पे लगेगा, पूरब उसमें भी नेट पे लगेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें 2 प्रेजेंटेशन करवा देता हूं। एक तो हमारी प्रेजेंटेशन जो है ये वाली है, कौन सी है, जो थी ना यहाँ पे, कहाँ गया वो टाइम ऑफ सप्लाई वाला, ये वाला जी, ठीक है। आ जाओ जी, तो एक बार इसके टाइम ऑफ सप्लाई वाले की प्रेजेंटेशन हम यहां पे कर लेते हैं फटाफट से जी। लिखो जी, तो यहां पे लिख लो सॉल्यूशन।
लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। भास्कर, लेट फीस हमारे सीए इंटर में नहीं है, सीए इंटर में भी नहीं है, इवन सीएस एग्जीक्यूटिव सीए में इंटर के अंदर भी नहीं वो पूछते। लेट फीस वैसे 100 रुपए पर डे होती है, बट गवर्नमेंट ने भी 25 रुपए पर डे कर रखे हैं, और इवन 25 रुपए पर डे भी नहीं, 3 केसेस हैं कि आपकी टर्नओवर कितनी है, उसके बेस पे फिर लेट फीस आती है। गणेश, जीएसटी की मैराथन ऑलरेडी मैंने रखी यूट्यूब पे पड़ी 8 घंटे की, और 8 घंटे के अलावा जो भी चैप्टर है वो उड़ान बैच के अंदर है। वैसे तो इनकम टैक्स की भी 4 मैराथन ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ, मैं यहां पे लिखो जी, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम एस फॉलोस, एस फॉलोस। अब यहां पे लिखो पहले तो, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जी। पहला है receipt ऑफ गुड्स, सेकंड है डेट ऑफ पेमेंट, एंड थर्ड है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है जी, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब यहां पे इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन, पहला, मैं पहले की बात कर रहा हूं जी, receipt ऑफ गुड्स, जो उसने बोला है receipt ऑफ गुड्स जो है वो है 12 मई। सेकंड जो है वो है डेट ऑफ पेमेंट 30 मई, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस वो है 4 जून। तो अर्लियर ऑफ द अबव इज 12 मई, यहां पे 12 मई, हेंस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, टाइम ऑफ सप्लाई जो है विल बी मई 12, टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 12 मई बनेगी जी। ठीक है जी, तो आप कंक्लूजन में यही लाइन लिख सकते हो, कंक्लूजन के अंदर सेम लाइन के टाइम ऑफ सप्लाई जो है 12 मई बनेगी। ठीक है ना। अब यहां पे इसका सेकंड पार्ट, ये आपका आ गया सेकंड का, ये आ गया दूसरा। अभी सेकंड का 1 हमने किया ना, तो सेकंड का दूसरा आ गया। अब लीगल प्रोविजन तो सेम है, लीगल प्रोविजन तो सेम है, अगर आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो भी चलेगा, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज वाला ही है। अगर फॉरवर्ड चार्ज वाला होता ना फिर लिखना पड़ता, रिवर्स चार्ज वाला है, ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है तो नीचे चल जाएगा। अब यहां पे क्या है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स कितना है
जून 12, डेट ऑफ पेमेंट जो है जुलाई 3, 31st डे फ्रॉम दी डेट ऑफ इनवॉइस। वो हमारा यहां पे निकल के आ रहा है, वो हमारा यहां पे निकल के आ रहा है, यहां पे जो है 4 जून, 4 जून जी। तो यहां पे अर्लियर जो बनेगा जी, अर्लियर ऑफ, अब जो बनेगा वो 4 जून बनेगा, हैंस टाइम ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो 4 जून बनेगा। बस ये पर ध्यान दो जी। हाँ हाँ बिल्कुल विशाल चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऊपर लिख दिया ना, हैं दोनों आरसीएम के, तो एक बार चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और वैसे भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे भी क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो प्रोविजन एक बार लिख दोगे तो भी चलेगा। अगर मान लो दोनों 3-3 नंबर के होते हैं, 5-5 नंबर के होते, बात फिर भी अलग थी जी। डन जी, यहां पे इसको लॉक करें। डन। चलो अब अगला लिखो जी, वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट लिखो, लिखो यहां पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो। इंटरेस्ट इज पेबल इन केस ऑफ delayed or short payment of GST at the rate 18% per annum from the date of following the due date and till the date of payment of GST, till the date of payment of GST। ठीक है जी। above interest is payable on the net GST liability paid in cash if return in GSTR 3B for a tax period has been filed after the due date, otherwise interest is payable on gross GST liability। डेट ऑफ पेमेंट जी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी जी। अब इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा नेट जीएसटी लाइबिलिटी पर, अगर मतलब जितना भी आपने कैश में दिया, अगर रिटर्न आपने लेट फाइल किया आफ्टर द ड्यू डेट, और अगर आपने रिटर्न टाइम पर फाइल किया तो मैंने क्या बोला, ग्रोस लाइबिलिटी। ठीक है, फिर ग्रोस लाइबिलिटी लगेगा जो भी हमने किया था। सर एमसीक्यूज का क्या करें, देखते रहो उसको नालायक। अभी तो मैंने बोला एमसीक्यूज भी करवा दूंगा, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे। आरटीपी के तो करवा दिए एमसीक्यू, जो मई 25 की आरटीपी थी उसके भी करवा दिए, इनके भी करवा देंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जितना मेरी तरफ से हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे उसको करने की। अब आगे लिखो यहां पे जी, अब इसमें लिखो पहले का पॉइंट लिखो जी। अब यहां लिखो सिंस अविशा लिमिटेड हैज फाइल
GSTR 3B within due date but short payment of 16,000 exist, hence GST interest levied on gross value। तो ग्रोस वैल्यू पे लगेगा विद ए डिले ऑफ 29 डेज 21 फेब से लेके 20 मार्च तक। 20 मार्च तक जी, ठीक है जी। 16,000 मल्टीप्लाई 18% मल्टीप्लाई 29/366, तो यहाँ पे लगा लो जी कितना आएगा, 228 रुपए का इंटरेस्ट आएगा जी। 228 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, बस ये पर ध्यान देना जी। और सेकंड वाले केस में क्या है, इफ अविशा लिमिटेड हैज filed GSTR 3B after the due date that is on 20 March 2024, interest liability payable on net GST liability through कैश लेजर। जितनी आप कैश लेजर से पे कर रहे हो, तो 16,000 में से 4,000 हटा दो, 18% पर एनम 29/366, तो यहाँ पे 171 डेज का 171 रुपए का इंटरेस्ट आ गया जी। तो इतने का इंटरेस्ट यहां पे एप्लीकेबल हो गया, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान देना जी। डन। तो फाइनली अब ये हमारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं, आईटीसी वाला हो गया। अब एक बार मेरे को बताना चैप्टर हमारे कौन कौन से हो चुके हैं जी। चैप्टर हमारा बेसिक हो गया, चैप्टर हमारा सप्लाई का हो गया विद क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चन भी प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है। बेसिक हो गया, सप्लाई हो गया, आरसीएम हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे फिर वैल्यूएशन कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे आईटीसी कर लिया, फिर हमने यहाँ पर पेमेंट कर लिया, और फिर हमने यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर जो है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये जी, ठीक है। ये चैप्टर हमने कर लिए। अब कल सुनो, कल नहीं, एग्जामिशन नहीं किया अभी, एग्जामिशन के वो 2-3 पॉइंट हमने किए हैं, अदरवाइज एग्जामिशन हमारा बचा हुआ है। अब तुम्हें कल जो रिवीजन करके आनी है, एक तो मैंने कहा था कॉम्पोजिशन लेवी, एक तुम साथ में पढ़ के आ जाना रजिस्ट्रेशन, ये तुम पढ़ के आ जाना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। एक तुम साथ में फिर टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर और रिटर्न वाला चैप्टर भी साथ में पढ़ लेना चाहिए, ठीक है जी। तो ये चैप्टर भी एक बार आप पढ़ के आओगे, ये बात ध्यान दो। तो मैं 4 चैप्टर बोल रहा हूं, कॉम्पोजिशन, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न। ये चैप्टर अपने चारों एक बार घर से रिवाइज करके आने हैं, फिर आने वाले 2 लेक्चर या 3 लेक्चर के अंदर इन सबके क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। 25 तारीख है ना, तो कोशिश करेंगे 27 तारीख तक हम ये सारा पैकअप कर दें। डन। अकाउंट्स का भी कोई एक आधा क्वेश्चन होगा, वो देख लेंगे जी, ठीक है जी। चलो, तो एक बार आपने सारे के सारे चैप्टर एक बार घर से रिवाइज करके आने, फिर बाकी हम कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और परसों ध्यान रखना, परसों सभी के सभी बच्चे अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना, मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर मैराथन है, जिस बच्चे को भी आना है मोस्ट वेलकम है। वो चैप्टर आपके भी सिलेबस में है, तो आप आ सकते हो। सुबह 9 बजे से वो यूट्यूब पे लाइव होगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, जय हिंद, थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।